हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 का हिंदी ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा वर्ण विच्छेद चल रहा है। हमारा पार्ट 1 है। इसमें सबसे पहला पार्ट कौन सा है व्याकरण में हमारे लिए? यहाँ पे 9th में सबसे पहला पार्ट व्याकरण में है वर्ण विच्छेद, है ना। तो वर्ण विच्छेद के बारे में इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर आपको लिखना भी है, साथ में आपको लिखना भी है, इसे नोट भी करना है, क्योंकि नोटबुक आपको मुझे चेकिंग के लिए देना है। ओके, तो हम स्कूल में आपको भेजना होगा। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये लिखना भी, आपको परिभाषा भी बता रहे हैं और समझाते भी जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है और विशेषकर मैं आपको समय भी देती हूँ, इसको लिखना भी है। ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वर्ण विच्छेद करते समय, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्णों को जब अलग अलग करते हैं, अक्षरों को जब अलग अलग करते हैं, तो वर्ण विच्छेद करते समय जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होता है, जैसे हम पॉइंट लगाते हैं ना, अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार के स्थान पर उससे अगले वर्ण का पंचम अक्षर लिखा जाता है। अनुस्वार का जो है, जो लिखा है हमारा, जो अनुस्वार के स्थान पर, जो अनुस्वार के स्थान पर शब्द लिखते हैं, हम वर्ण लिखते हैं, अगले वर्ण का पंचम अक्षर लिखा जाता है। जैसे कंठ शब्द है ना, इससे पहले भी हमने आपको बताया है, लेकिन इसे ध्यान से आप देखिए और लिखिए। कंठ शब्द जो है, कंठ शब्द में अनुस्वार लगे क वर्ण के बाद ठ वर्ण आता है ना। क और ठ, एक क के ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। क के ऊपर अनुस्वार लगा है और उसके बाद वाला शब्द क्या है? ठ। तो ठ शब्द क्या हुआ कि क वर्ण के बाद ठ वर्ण है, तो वर्ण विच्छेद में ठ वर्ण का पंचम अक्षर, ठ वर्ण का पंचम अक्षर न प्रयोग में प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको वर्ण विच्छेद करने, जैसे कंठ का किया, कंठ शब्द का हमने वर्ण विच्छेद किया, तो क्या किया? क हलन अ, फिर प्लस न हलन, न कौन सा? जिसका हमने ठ का पांचवा वर्ण लिया, ठ का न पांचवा वर्ण है, और न हलन उसको हमने अ नहीं लगाया, है ना, क्योंकि वो अधूरा है। अनुस्वार में जो भी शब्द आते हैं, जैसे न शब्द आया यहाँ पे, कंठ शब्द में न शब्द आया, तो वो अधूरा ही रहेगा, है ना। तो उसको हम अधूरे शब्द को ये नीचे हम क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। तो न हलन थ हलन अ, तो वो शब्द का क्या बना? कंठ। यानी कंठ शब्द को जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो वर्ण विच्छेद में कितने शब्द हो जाते हैं, कितने वर्ण हो जाते हैं? वो 5 वर्ण हो जाते हैं। कितने वर्ण हो जाते हैं? यानी 2 हमें दिया है, 2, लेकिन अनुस्वार का भी शब्द, जब अनुस्वार का भी हम वर्ण लिखते हैं, तो वो वर्ण कैसे लिखते हैं? जैसे ठ दिया है, तो ठ का पांचवा वर्ण, है ना, पांचवा वर्ण क्या होगा उसका? न। तो न में हम क्या करते हैं? उसमें वर्ण के रूप में लिखते हैं उसे, और अधूरा है, इसीलिए हलंत लगाते हैं, क्योंकि वो अधूरा रहता है। अनुस्वार के रूप में जब जो भी वर्ण हम लिखते हैं वो अधूरा है। ओके, तो आप ये ध्यान से देख लीजिए और इसे आप ध्यान से देखकर इसे नोट कीजिए, और अपने कॉपी में आप लिखोगे और मुझे, मैं आपको बताती जाऊँगी। ओके, अब ये ध्यान दीजिए कि अब अगला क्या होता है। तो अभी तो हमने देखा था कि ये जो कंठ शब्द हमने बताया आपको, ये कैसा था कि ठ का उसके बाद वाला जो शब्द है ठ के बाद वाला जो पांचवा वर्ण होता है ण, जैसे बाण का न था, तो वो हमें वो शब्द अनुस्वार की जगह पे वो लगाया जाता है ना, कंठ। तो हमने क्या किया? क प्लस क्या किया था? क के ऊपर जो अनुस्वार है उसको अलग किया अ, फिर जो अनुस्वार का जो चिन्ह था वो ठ का दूसरा जो शब्द उसका ठ है, ठ का पांचवा वर्ण न के ऊपर हमने क्या किया? न लगाया, न अधूरा ही रखा, क्यों? क्योंकि वो अनुस्वार की जगह पे दिया गया है। और फिर ठ प्लस अ,
ये हुआ हमारा कौन सा था, जब हमने कंठ का वर्ण विच्छेद किया था, जो दूसरा शब्द ठ है उसका पंचम वर्ण दिया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या दूसरा जो देख रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे भी साथ में। यदि अनुस्वार लगे वर्ण से, अनुस्वार लगे वर्ण, हमारा पहला शब्द अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन अनुस्वार लगे वर्ण से अगला वर्ण, उसका जो अगला वर्ण है वो अंतस्थ हो, जैसे य, र, ल, व, या उष्म हो, श, स, स, ह, है ना, श, स, स, ह। तो ये जो है आपका उष्म व्यंजन है ना, चाहे अंतस्थ हो चाहे उष्म, तो उसमें वर्ण विच्छेद करते समय केवल के साथ अनुस्वार का ही अर्थ, अनुस्वार का ही चिन्ह लगाना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है वो, कि यदि अनुस्वार लगे वर्ण से अगला वर्ण अंतस्थ हो, या अंतस्थ वर्ण हमारे कौन से है, य, र, ल, व, या उष्म व्यंजन हो तो कौन सा है वो, श, स, ह, है ना। तो ये उष्म व्यंजन है। यदि उष्म व्यंजन हो या अंतस्थ व्यंजन हो तो वर्ण विच्छेद करते समय स्वर के साथ अनुस्वार का ही चिन्ह लगाना चाहिए, अनुस्वार का ही चिन्ह लगाना चाहिए। वहां तो हमने देखा था कि दूसरा जो अगला शब्द है उसका हम पंचम वर्ण ले रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अनुस्वार वाले शब्द जो है उसको हमें लिखना है। कैसे, यहाँ पे आपको दिया है जैसे संवाद, स के ऊपर पॉइंट है, बिंदु अनुस्वार है ना, तो स के ऊपर अनुस्वार होने के कारण क्या होगा, संवाद। अब उसमें वह क्या है, वो जो है वो उसका जो व है, य, र, ल, व, वह कौन सा शब्द है, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण, कौन सा है वो व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है। तो वो यदि व्यंजन के साथ हमारे उस वर्ण के साथ में यदि हम वहाँ पे व वर्ण है हमारे साथ, तो हम उसे क्या कहेंगे, इसके बाद वाला जो अंक का बिंदु है, अंक का जो अनुस्वार है उसे हम अंक के जैसा लिखेंगे। अब वहां पर हमने देखा था, इससे पहले देखा था थ है, उसका हमने पांचवा वर्ण लिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहा है कि यदि ऐसे, यदि उष्म व्यंजन आए या अंतस्थ व्यंजन आए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके स्वर के साथ अनुस्वार का ही चिन्ह लगाना चाहिए। स्वर कौन सा हुआ, अ, उसके ऊपर क्या हुआ, अनुस्वार का चिन्ह लगाया, अनुस्वार का पहले पॉइंट लगाया, तो वो क्या हुआ, अनुस्वार का चिन्ह हुआ। तो फिर हमने कैसे किया, स हलन प्लस अ प्लस व हलन प्लस आ प्लस द हलन प्लस अ, यानी संवाद को जब हम अगला हमारा जो शब्द आता है वो यदि अंतस्थ हो या उष्म हो तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, स्वर के साथ में ही, स्वर हमारा अ है उसके ऊपर पॉइंट लगाते हैं, उसके ऊपर अनुस्वार लगाते हैं, वैसा ही हमें लिखना होता है, वर्ण को वैसा अलग करना होता है। जब हमारे यदि शब्द के हमारा जो वर्ण है, जब हम अनुस्वार उसको अलग करते हैं, तो यदि हम अनुस्वार लगे तो वर्ण को अलग करते हैं, तो अनुस्वार लगा वर्ण कौन सा हमारे पास यहाँ पे अभी, संवाद, है ना। तो सबसे पहला शब्द क्या है, स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, संवाद, तो वो आया उसके ऊपर, फिर उसके बाद में वो आया, तो वो कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन को जब हम अलग करते हैं तो जो वर्ण है स्वर लगा हुआ, तो उसको स्वर के साथ ही हम इस अनुस्वार को प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा दिया है आपको, स प्लस अ, उसके ऊपर पॉइंट यानी अम प्लस व हलन प्लस आ प्लस द हलन अ, उसके बाद संशय दिया, यहाँ पे भी वैसे ही है सेम। श कौन सा है, उष्म व्यंजन, श कौन सा है, उष्म व्यंजन, यहाँ पे व था या अंतस्थ व्यंजन था, संवाद, है ना, लेकिन यहाँ पे श है, संशय, तो श कौन सा है, उष्म व्यंजन है। तो यहाँ पे हमने उसको जब उसको विभाजित किया, जब उसका वर्ण विच्छेद किया तो कैसे हुआ, स हलन प्लस अ पर पॉइंट अनुस्वार अम प्लस श हलन प्लस अ प्लस य हलन प्लस अ, है ना। तो यहाँ पर अभी हमने देखा व शब्द अंतस्थ आया था संवाद में, फिर स शब्द संशय में, उष्म शब्द आया, तो उसको फिर वैसे ही हमें अनुस्वार, स्वर के साथ में अनुस्वार लिखना है ना।
अब यहाँ पे आया संयम, यह भी हमारा अंतस्थ व्यंजन है, यह भी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो वैसे ही करेंगे, स हलन और स्वर, उसके ऊपर अनुस्वार प्लस य हलन प्लस आ प्लस म प्लस क, तो ये हो गया संयम। यानी हमने ये देखा कि जहाँ भी ऊष्म व्यंजन आए हों या अंतस्थ व्यंजन आए हों, तो उसमें हमें उसके बाद जैसा पहला वर्ण हमारा अनुस्वार का है सं, उसके ऊपर हमने संशय लिखा, तो स के ऊपर पॉइंट आया, अनुस्वार आया, स के ऊपर अनुस्वार आया, उसके बाद वाला शब्द क्या आया, ऊष्म आया या अंतस्थ आया, कोई भी य लव श में से कोई भी आया, र लव या श श स, इसमें से कोई भी वर्ण उसके बाद आता है, तो हमें क्या करना होता है, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें हमें स्वर के साथ ही वो अनुस्वार का चिन्ह लगाते हैं। ओके, ध्यान से आप इसे भी देखेंगे और इसे भी नोट करेंगे। अब उसके बाद वाला हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वर्ण विच्छेद करते समय अनुनासिक चिन्ह, अनुनासिक चिन्ह मतलब चंद्र बिंदु है ना, अनुनासिक चिन्ह उसी स्वर के साथ लिखे जाते हैं जिनके साथ उनका प्रयोग होता है ना, इनके साथ उसी स्वर के साथ लिखे जाते हैं जिनके साथ उनका प्रयोग होता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको दिया किताबें, किताबें में बी के ऊपर पॉइंट है, यानी ये है कि हम उसे क्या समझेंगे, अनुनासिक चिन्ह यानी चंद्र बिंदु ही समझेंगे। जहाँ पे हम किताबें लिखते हैं वहाँ पे चंद्र बिंदु ही लगता है, मतलब अनुनासिक चिन्ह ही लगता है। तो उसका हम कैसे, उसका हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, क हलन प्लस छोटा ई प्लस त हलन प्लस आ प्लस व हलन प्लस ए, तो ए में हमने क्या लगाया, चंद्र बिंदु, तो ए में चंद्र बिंदु लगाया, तो ए में क्यों चंद्र बिंदु लगाया, क्योंकि किताबें ब में एक ही मात्रा है, ब में क्या है, एक ही मात्रा है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं किताबें, तो किताबें जहाँ पर हमारा अनुनासिक शब्द यानी नाम से जो स्वर निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। तो किताबें, तो एक वहाँ पे मात्रा, एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा के ऊपर हम उस अनुनासिक चिन्ह को लगाते हैं, है ना, इसीलिए वो क्या होता रहता है, किताबें। दूसरा है चींटी, अब ची के ऊपर हम जैसे ची तो नहीं बोल रहे, ची बोल रहे, तो अनुनासिक मतलब नाक से स्वर निकल रहे हैं, तो चीटी, तो हम कहाँ पे लगाएंगे वो अनुनासिक चिन्ह, च प्लस बड़ा ई, उसके पास लगाएंगे, ई में हम लगाएंगे वो पॉइंट, यानी अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे, तो च प्लस ई, उसके ऊपर अनुनासिक चिन्ह प्लस त हलन प्लस ई, तो वो क्या हुआ, चींटी। इसको आप विशेष रूप से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और नोट करते जाएंगे। ओके, उसके बाद आया लिपियाँ, लिपियाँ, तो जहाँ भी हमारे नाक से स्वर निकलता है तो ल हलन प्लस ई छोटा ई प्लस ब हलन प्लस छोटा ई प्लस य हलन प्लस आ, क्योंकि आ के ऊपर क्यों चंद्र बिंदु दिया हमने लिखा लिपियाँ, तो य में आ की मात्रा है ना, तो उस स्वर के उस मात्रा के ऊपर हम वो देंगे, आ की मात्रा है तो आ, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, तो वो क्या हुआ, लिपियाँ। ओके, फिर है युगों, वो के ऊपर हमारा ओ की मात्रा के ऊपर आया चंद्र बिंदु, है ना, तो कैसे करेंगे उसे, य हलन प्लस ग हलन प्लस ओ के ऊपर अनुनासिक चिन्ह यानी चंद्र बिंदु। तो यहाँ पर हमने देखा कि अनुनासिक
किस तरह से प्रयोग करते हैं कि वर्ण विच्छेद करते समय अनुनासिक चिन्ह यानी चंद्र बिंदु उसी स्वर के साथ लिखे जाते हैं जिनके साथ उनका प्रयोग किया जाता है, स्वर के साथ, है ना। जिस स्वर पे वो चंद्र बिंदु, जैसे लीपिया तो आ के ऊपर आया ना, आ वो आ स्वर है, उसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु दिया, है ना। किताबें, ए जो है वो क्या है, स्वर है, तो उसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु दिया, है ना। मतलब ये जो है किताबें हैं, जैसे आखिर में जो भी शब्द आता है, जो भी मात्रा का शब्द होता है तो स्वर के अनुसार ही होता है ना। स्वर के साथ ही जो व्यंजन का प्रयोग हम स्वर के अनुसार ही करते हैं ना, मात्राओं का प्रयोग, स्वर का प्रयोग मात्रा का जो स्वर का जो प्रयोग है वो मात्रा के रूप में हम किसी साथ करते हैं, व्यंजन के साथ करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हमने किताबें लिखी तो किताबें ए आया तो ए स्वर है, ए के ऊपर हमने चंद्र बिंदु दिया। ओके, इसको भी ध्यान से देखेंगे, इसे भी नोट करेंगे, अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे और मैं कॉपी चेकिंग के लिए ले लूँगी। ओके, अब ये देख रहे हैं कि इसमें आप चौथी में क्या देख रहे हैं कि वर्ण विच्छेद करते समय री, र कौन सा, र में छोटी की मात्रा री और री, री जो स्वर है हमारा ऋषि का, है ना, री के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। कैसे ध्यान में रखना चाहिए, जैसे जब हम वर्ण विच्छेद करते समय हमें री कौन सा, र में छोटी की मात्रा और री ऋषि का, है ना, जो हमारा स्वर है, तो वो उसको हम उनको दोनों में हमें अंतर कैसे ध्यान में रखना चाहिए वर्ण विच्छेद करते समय। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कृषि, तो कृषि में क हलन प्लस री, क में री की मात्रा है ना, री कौन सा, स्वर जो हमारा है ऋषि का, क हलन री प्लस स हलन ई, है ना। तो ये क्या कराया, कृषि। दूसरा है अरि, अरि, अरि में छोटी, र में छोटी की मात्रा है, तो अ प्लस र हलन प्लस छोटा ई, है ना। यहाँ पे र में हलन दिया क्योंकि वो व्यंजन है ना, और उसमें हमने क्या किया, स्वर में, स्वर की मात्रा, स्वर में आपको मालूम है स्वर मात्रा के रूप में होते हैं, व्यंजन के साथ में, व्यंजन के साथ में स्वर मात्रा के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर अ प्लस अ स्वयं स्वर है, इसलिए हम उसे अलग तो नहीं करेंगे, अ प्लस र हलंत प्लस ई, छोटा ई, ठीक है। तो ये कहलाया अरि। फिर है गृह, गृह में ग हलंत प्लस री, री कौन सा, ऋषि का, लेकिन वहाँ पे बाद में रफा जो नीचे जैसे कृष्ण लिखते हैं, है ना, उसमें जो हमारी वी की मात्रा है, वी कर देते हैं, ग प्लस वी प्लस ह प्लस ह, तो ये हो गया गृह। फिर है गिरा, है ना, गिरा में ग हलन प्लस छोटा ई प्लस र, अब र कौन सा, व्यंजन, र हलन प्लस आ, गिरा, है ना। तो ये हमें री और री में अंतर समझना चाहिए वर्ण विच्छेद करते समय। तो ये यहाँ पे हमने देखा, ये भी आप नोट करेंगे, इसे भी ध्यान से देखिए, है ना। इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी देखती हूँ, वो भी आप उसे करिएगा। ओके, देखिए।
आपने इसे देखा और इसे बाहर किया। ओके, तो आप ध्यान से इसे बार बार अपनी कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में लिखकर मुझे आप चेकिंग करवाएंगे। मैं होमवर्क भी इसका दूंगी आपको।